देखो, पहले एक साल के अंदर अंदर किसी भी बिजनेस के लिए 3 लार्जर रिजल्ट्स आ सकते हैं। पहला रिजल्ट यह आ सकता है कि आपका जो भी आइडिया है आपने उस पर काम करना शुरू किया और बहुत इनक्रेडिबल रिजल्ट आया। यानी अब 1 साल बाद आपने पक्का प्रॉमिस कर दिया है यही बिजनेस में अब आप अगले 5-10 साल लगाने वाले हैं, इसी कंपनी को आप आईपीओ तक लेकर जाने वाले हैं। नंबर 2, हो सकता है कि आप 1 साल के अंदर अंदर ही पिवट कर लें। पिवट का मतलब होता है आप कुछ बदल लें, चेंज कर लें, अपना बिजनेस मॉडल बदल लें, अपने लोगों को बदल लें, आप अपनी कंपनी को बदल लें, अपना नाम बदल लें, अपना ब्रांड बदल लें, बहुत कुछ हो सकता है, प्रोडक्ट बदल लें, सर्विसेज बदल लें, राइट। तीसरा जो होता है वो है कि आपने क्विट कर दिया। क्विट का मतलब है कि अब आपको ये बात समझ आ गई कि भाई मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना और ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, तो मैं अब ये बिजनेस नहीं करना चाहता या चाहती। तो बस यही 3 आउटकम्स होते हैं और कोई चौथा आउटकम है नहीं इस पूरे के पूरे बिजनेस के डोमेन का और इंडस्ट्री का, राइट। अब मेरा मानना यह है कि आप जब MBA प्लस के कोर्सेज करें तो आपको इतनी क्लैरिटी मिल जानी चाहिए और स्पेशली इस कोर्स से आपको इतनी क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि आप एक्चुअली अपने आइडिया से सफलता तक पहुंच पाएं। आप क्विट ना करें, आप जेन्युइनली जिस रास्ते पे चले हैं एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर पाएं। और इसलिए इस कोर्स में मैंने वो सारी की सारी चीजें बताई हैं जिनमें मैंने गलतियां की। ऐसी बहुत सारी गलतियां करके जिसको मैंने बिजनेस में कन्वर्ट किया, वो गलतियां आपको नहीं करने दूंगा। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस ओनर गलतियां करता है ना, तो उसके 2 नुकसान होते हैं। सबसे पहला नुकसान होता है समय का, और वो बहुत क्रिटिकल नुकसान है क्योंकि समय एक बार निकल गया तो वापस तो आता नहीं है। दूसरा नुकसान होता है पैसे का। पैसा तो फिर भी आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन नुकसान तो हुआ, राइट। प्रेशर तो आता है आपके ऊपर वो प्रेशर ना आए, इसलिए ये कोर्स बनाया गया है। ये कोर्स सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं और 1 साल से ज्यादा आप हैं, मान लीजिए पहले 3 से 4 साल के डोमेन के बीच में हैं आप, तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत क्रिटिकल होगा, क्योंकि दिमाग की बत्तियां जलाएगा। क्योंकि हो सकता है आपने अपने 4 साल की जर्नी में कुछ ऐसे फंडामेंटल मिस्टेक्स कर दी हो, जैसे मैंने की हैं, जो ये कोर्स सीखने के बाद सडनली आपको समझ आ जाएंगी, राइट। तो अब सीधा शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले चैप्टर से। इस कोर्स को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। ये इंडस्ट्री डिफाइनिंग कोर्स है। आपको आज से पहले ऐसा कोर्स कहीं नहीं मिला होगा, सिंपली इसलिए क्योंकि लोग ज्ञान तो बहुत दे देते हैं, लेकिन लोग स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर फेजेस में नहीं समझाते किसी भी चीज को। और इसलिए इस पूरे कोर्स को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। आपको समझाऊंगा कैसे। सबसे पहले अब बारी है शुरुआत करने की, तो पूरी अटेंशन के साथ 100% फोकस के साथ ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप एक साथ सारे के सारे चैप्टर्स खत्म कर लो। आपने एक चैप्टर किया, फिर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मैंने क्या गलतियां की, या मैं क्या गलत सोच रहा था, या मैं किस डायरेक्शन में गलत जा रहा था। फिर चैप्टर दूसरे पर आइए। सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, तो आप जब दूसरे चैप्टर पर आएंगे फिर दोबारा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, तीसरे चैप्टर पर आएंगे दोबारा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। जहां जहां मैंने आपको एक्टिविटीज दी हैं, आपको वो एक्टिविटीज करनी ही करनी होंगी। इसमें मेरा फायदा नहीं है, फायदा आपका है। एक्टिविटी करोगे तभी आप थ्योरी से, ज्ञान से एक्शन की तरफ आओगे। और एक बात समझ जाओ, बिजनेस में जितना भी सक्सेस है ना, वो 3 स्टेप्स का है। सबसे पहले आप सीखते हो, थ्योरी, ज्ञान, आप नॉलेज लेते हो, इंफॉर्मेशन लेते हो, उसके बाद आप एक्शन में कन्वर्ट करते हो। एक्शन के बाद प्रोग्रेस आता है। प्रोग्रेस मतलब प्रगति आती है, तरक्की मिलती है आपको। तो अब शुरुआत करते हैं आइडिया से बिजनेस के इस फिनोमिनल कोर्स की, द फर्स्ट 365 डेज। जैसा मैंने कहा, इस कोर्स को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज है 0 to 90 डेज, यानी पहले 3 महीने। इसमें हम बात करेंगे स्टार्टिंग अप फेज की, कि बिजनेस शुरू करने से पहले आपको क्या सीखना चाहिए, आपको किन चीजों के साथ तैयार होना चाहिए। नंबर 2, 90 से 180 दिन। ये वो समय है जब आप स्टेल्थ मोड में अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बिल्ड करना शुरू करोगे। स्टेल्थ मोड का मतलब क्या होता है? चुपचाप। आजकल लोगों को ना एक बड़ी गंदी आदत है सोशल मीडिया के कारण, कि अभी बनाया नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनाया, सर्विस नहीं बनाई, उसके बारे में मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद 180 से 270 दिन, ये हमारा तीसरा फेज होगा। इसको हम कहते हैं मार्केट फेज, या कई लोग इसको कहते हैं गो टू मार्केट फेज। यानी इस फेज में आप अपने कस्टमर्स तक जाना शुरू करोगे। इस फेज का हमने एक और पार्ट रखा है, और वो है बिजनेस मॉडल L2, यानी लेवल 2। L1 होगा पिछले फेज 2 में, L2 होगा इस फेज में। इसको L1 L2 क्यों किया है, आप इस कोर्स में आराम से समझ जाएंगे। खैर, थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। ये इसलिए किया है क्योंकि बिजनेस मॉडल भी इवॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस मॉडल एक बार बस आपने बना लिया तो बस वो हमेशा सेम का सेम रहेगा। बिजनेस मॉडल हमेशा इवॉल्व होता रहेगा, और इसलिए L1 और L2
L2 तक जब आप पहुंचेंगे तब तक आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार अब मैं एकदम सही रास्ते पर हूं। इस कोर्स ने, MBA प्लस के इस कोर्स ने मुझे सही दिशा दे दी है। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू एग्जीक्यूट अपॉन माई आइडियाज। शुरुआत करें अब। आर यू रेडी? लेट्स टोटली गेट स्टार्टेड विद आइडिया टू बिजनेस। चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले चैप्टर में फेज 1 स्टार्टिंग फेज है, ये तो आपको समझ आ गया। अब ये है चैप्टर नंबर 1। हम सबसे पहले एक चेकलिस्ट पर एक्टिविटी करने वाले हैं। चेकलिस्ट क्या होती है? चेकलिस्ट का मतलब आसानी से समझाऊं, कभी राशन लेने गए या बाहर, राशन लेने जाने से पहले क्या करते हो? चेकलिस्ट लेकर जाते हो, कौन सी दाल, कौन सा चावल, कौन सा आटा वगैरह वगैरह जो लेकर आने, बस उसी को चेकलिस्ट कहते हैं। एक ऐसी चेकलिस्ट है जो आपको यह समझाएगी कि क्या आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुड यू इवन स्टार्ट अ बिजनेस और नॉट। भाई बिजनेस शुरू करने से पहले यह तो पता लग जाए मैं कितनी तैयारी पे हूं आज। भाई आज कहां हूं, जाना कहां है, तभी तो दिखाऊंगा कि कैसे, या पता लगेगा कैसे जाऊंगा। लेकिन आज कहां हूं पहले वो तो देख लूं। बड़े बड़े सपने देखना आसान होता है, खोखली मोटिवेशन लेकर हो हल्ला करना बहुत आसान होता है, लेकिन जेन्युइनली अपने आप को कितने पानी में मैं हूं, अपने आप को शीशे में देख पाना, बस वही मुश्किल होता है। लेकिन जो इंसान देख लेता है वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले इस चेकलिस्ट का जो क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से समझिए और इसका जवाब दीजिएगा अपने लिए, मेरे लिए नहीं। द क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू स्टार्टिंग अ बिजनेस? मेरे शब्द पे ध्यान दीजिए, व्हाई आर यू स्टार्टिंग अ बिजनेस। फिर से कह रहा हूं, व्हाई आर यू स्टार्टिंग अ बिजनेस। व्हाई का मतलब हिंदी में होता है क्यों। आप बिजनेस क्यों शुरू कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आपने बिजनेस क्यों शुरू किया, यह मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप अपने आप से पूछेंगे। देखिए, अगर इस पर आपका जवाब यह है कि पारितोष जी मुझे पैसा बनाना है, खूब पैसा बनाना है, मैंने देखा है अंबानी जी बिजनेस कर रहे हैं, मैंने देखा है अडानी जी बिजनेस कर रहे हैं, मैंने देखा है दुनिया के जितने सबसे ज्यादा वेल्दी लोग हैं वो बिजनेस कर रहे हैं भाई, इसीलिए मैं बिजनेस करना चाहता हूं। हो सकता है ये आपका जवाब हो सकता है दूसरा आपका ये जवाब हो, भाई मुझे ना नौकरी से इतना मैं परेशान हो चुका हूं सर, मेरा बॉस रोज मेरे को गाली देता है, सर काम एकदम बेकार है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे फोन उठा के रोज कस्टमर से बात करना वगैरह वगैरह, तो सर मतलब मैं ना बिल्कुल तंग आ चुका हूं, इसलिए मेरे को बिजनेस करना है। हो सकता है ये आपका जवाब हो। अगर ये जवाब है तो मेरी एक बात मान लीजिए, आप बिजनेस शुरू मत करना अभी। बिजनेस करना लेकिन अभी शुरू मत करना। पैसे के पीछे भागना कोई रीजन नहीं है बिजनेस शुरू करने का, और बॉस तंग कर रहे हैं वो भी कोई रीजन नहीं है बिजनेस शुरू करने का। बिजनेस अगर आपको शुरू करना है तो उसका केवल एक ही सही आंसर है, एंड दैट इज इनसेन पैशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कोई भी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम आपको दिख गई, फंडामेंटल का मतलब क्या है वो भी समझाता हूं। कोई भी आपको एक फंडामेंटल, एक फाउंडेशनल प्रॉब्लम दिख गई, उसके लिए आपका इनसेन पैशन है। मान लीजिए आपको एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो एयर पोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए ना एकदम इनसेन पैशन हो, मतलब आपको कोई पैसा ना भी दे तो भी आप वो काम करते रहोगे, इतना पैशन होना चाहिए। आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, आपको बैटरीज में, किसी भी चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके अंदर इनसेन पैशन होना चाहिए। ठीक उतना ही पैशन जिसके कारण हमारे इसरो के साइंटिस्ट्स चंद्रयान पहुंचा पाए चांद पर, और वो भी इतने कम दाम पर जितने में एक हॉलीवुड मूवी नहीं बन पाती। ये कैसे होता है? आपको क्या लगता है ये इसलिए हुआ क्योंकि वो अपने पिछले जॉब से नाराज थे, या उनको ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही थी? ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास इनसेन पैशन था वो एक मिशन अचीव करने का। तो अगर आपके पास वो इनसेन पैशन है तभी आप बिजनेस शुरू कीजिएगा, वरना आप बिजनेस अभी मत शुरू कीजिएगा। मैंने कहा अभी मत शुरू कीजिएगा। हो सकता है इनसेन पैशन आपका डेवलप हो जाए किसी भी चीज के लिए अगले 6 महीने में, अगले 9 महीने में, अगले 12 महीने में, लेकिन अभी बिजनेस मत करना। बिजनेस तभी शुरू करना जब आपके पास इनसेन पैशन हो कोई एक फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व करने का। फंडामेंटल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पे आप जहां पे आप कहते हो कि यार मैं एक लार्ज जनता के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, एक लार्ज मास के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में एक नए प्रकार की बैटरी ईजाद कर दो, इनोवेट कर दो, इन्वेंट कर दो, तो एक बहुत लार्ज मास के लिए होगा। आप एयर पोल्यूशन को सॉल्व करो, बहुत लार्ज मास के लिए होगा। आप ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, बहुत लार्ज मास के लिए होगा। आप एजुकेशन में, शिक्षा में, जैसे मैं कर रहा हूं, बहुत लार्ज मास के लिए। हेल्थ केयर में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, बहुत लार्ज मास के लिए। ऐसी आपको 7 अपॉर्चुनिटीज दूं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट। बस यही 7 डोमेन्स हैं जो लार्ज मास डोमेन्स हैं।
रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा यानी हेल्थ केयर, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे की इन्वेस्टमेंट। बस यही 7 चीजें हैं जो हर इंसान को चाहिए, जिसके आसपास आपका जीवन घूमता है, जिंदगी घूमती है। बस ये समझ जाओ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एक बात समझ जाइए कि अगर आपका इनसेन पैशन नहीं है, कोई भी और जवाब है आपका इस सवाल को लेकर, तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप हो सकता है जोश में आके फिर भी अपना बिजनेस शुरू कर दो। आप बोलो पारितोष सर देखो मैंने आपको गलत प्रूव कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे गलत प्रूव करो, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। लेकिन पता है क्या होगा कि आप ना क्विट कर दोगे थोड़े समय बाद जाके, आप छोड़ दोगे उस काम को, आप नहीं कर पाओगे, सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुश्किल समय तो आएगा, कभी कभार पैसा नहीं बना पाओगे, कभी और बहुत सारी मुश्किलें होंगी, तो मात खा जाओगे। फिर आप बोलोगे अरे नहीं यार ये बहुत मुश्किल है, बेकार है, कस्टमर बेकार है, प्रोडक्ट बेकार है, दुनिया बेकार है, सब कुछ बेकार है, राइट। तो सबसे पहले एक बात समझ जाओ, जैसा श्री कृष्ण ने कहा था, इसका भी अपना एक कॉन्टेक्स्ट है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बस यही मैं आपको कह रहा हूं कि आपको अगर अपना बिजनेस शुरू करना है तो कर्म पे ध्यान देना, फल पे ध्यान मत देना। फल तो ऑटोमेटिकली आएगा, इट इज अ बाय प्रोडक्ट, पैसा अपने आप बनेगा। मैं आज MBA प्लस में अपने रेवेन्यू पे ध्यान नहीं देता हूं, कहां देता हूं, कैसे देता हूं, वो समझाऊंगा आपको, इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन मैं एक्चुअली अपनी कर्म पे ध्यान देता हूं कि कितने हाईएस्ट क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैं अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को दे पा रहा हूं। इट्स एज सिंपल एज दैट। और तभी फायदा इसका पता है क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट समझा दूं। हम एक भी रुपया खर्च नहीं करते पेड मार्केटिंग करने में, और इसी कारण से हमारे कोर्सेज इतने कम दाम में आपको मिल पाते हैं। क्योंकि आज अगर मान लीजिए मेरा कॉस्ट बढ़ जाए, मैं किसके ऊपर डालूंगा वो कॉस्ट, आप ही के ऊपर डालूंगा। बाकी सारे लोग यही तो करते हैं, इसलिए वो आपको लोन लेने के लिए धकेलते हैं, और इसलिए एजुकेशन इतना धंधा बन चुका है। लेकिन हमने क्या किया, हमने ध्यान दिया हाईएस्ट क्वालिटी कोर्सेज बना पे, जिसको कस्टमर अपने आप ले ले, अपने आप ले, कस्टमर को अपने आप लगे वाओ यार व्हाट अ ब्रिलियंट कोर्स। मतलब 1 या 2 साल में एक ऐसी रिस्पेक्ट बन जाए हमारी, ऐसा सम्मान बन जाए MBA प्लस का मार्केट में कि लोग कहें भाई सीखना है, दिमाग की बत्ती जलानी है पूरे परिवार की, तो MBA प्लस के कोर्सेज कर लो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो देखा आपने फर्क हमें और दूसरे लोगों में। हम क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं ताकि लोग अपने आप आए, क्योंकि हर इंसान अच्छी क्वालिटी चाहता है अपनी मेहनत की कमाई के लिए। दूसरे लोग क्या करेंगे, ढोल बजाएंगे, तमाशे करेंगे, मार्केटिंग करेंगे आपको सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, हम नहीं करेंगे। इसीलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर डेप्थ स्कोर। डेप्थ का मतलब होता है गहराई हिंदी भाषा में। अब डेप्थ ऑफ व्हाट, डेप्थ क्या, और अपने आप को आपको स्कोर देना है 0 से 10 के बीच में। तो डेप्थ किस चीज की, डेप्थ होनी चाहिए प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग की। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आजकल आप व्हाट्सएप पे कोई आपने मैसेज देखा, कोई आपने रील शॉट देख ली सोशल मीडिया पे, और उसके कारण आपने अपना एक दिमाग बना लिया, आपने अपना एक मन बना लिया। आपको लगा यार जो इस रील शॉट में बोला गया वही सही है, आपके दिमाग में पिक्चर बन गई। जैसे कोविड के टाइम, कोरोना के टाइम, किसी ने कहा भैया काली मिर्च का ये मसाला कूट लो, किसी ने कहा ये सूंघ लो, ऐसा कर लो, सारे अपने व्हाट्सएप के डॉक्टर बन गए थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के डॉक्टर सारे के सारे, असली डॉक्टर तो बेचारे कुछ और ही कर रहे थे, बाकी हम सारे डॉक्टर्स बन चुके थे। बस यही नहीं करना, आपको ये नहीं करना। आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसकी डेप्थ क्रिएट कीजिए, उसकी डेप्थ बिल्ड कीजिए, उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ बिल्ड कीजिए। कैसे करेंगे आपको आने वाले कुछ चैप्टर्स में समझाऊंगा कि आप रिसर्च कैसे करेंगे, डेप्थ कैसे बिल्ड करेंगे। लेकिन डेप्थ बिल्ड करनी इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स करते क्या है, जोश में बिजनेस शुरू कर देते हैं। किसी सामने वाले ने बोला भाई देख मैं तो इतना पैसा बना रहा हूं, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने के, भाई तू भी बना लेगा, भाई ये भाई वो, और बस ये भाईचारे में ही हम लग जाते हैं, हमसे काम होता नहीं है, क्योंकि हमने डेप्थ तो बिल्ड की नहीं उस सब्जेक्ट की। फिर इसी एग्जाम्पल पे आता हूं, आपको क्या लगता है कि इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान चांद पर इसलिए पहुंचा पाए कि व्हाट्सएप के मैसेजेस देख रहे थे वो बैठकर? कुछ नहीं भाई, उन्होंने डेप्थ बिल्ड की। वो चांद के साउथ पोल पे, जिस पर आज तक कोई नेशन नहीं पहुंच पाया, वहां पर लैंड हुआ हमारा चंद्रयान। कितनी इनक्रेडिबल डेप्थ बिल्ड की होगी भाई, एक एक चीज को मेजर किया होगा। आप सोचिए इस बात को, इट इज इनसेन, इट इज इनक्रेडिबल। बस ठीक वैसे ही आपको भी डेप्थ बिल्ड करनी है। अगर आपने डेप्थ नहीं बिल्ड की किसी भी एक सब्जेक्ट की, तो पता है क्या होगा, जब आपको बिजनेस में मुश्किल आएगी ना, तो आप ना हार मान लोगे और आप बोलोगे, अरे आपको डाउट होना शुरू हो जाएगा, अरे यार ये बेकार है, बिजनेस बेकार है, चीज बेकार है, या मैं बेकार हूं। एक्चुअली इनमें से कुछ भी सच नहीं है, ना बिजनेस बेकार है, ना चीज बेकार है, ना आप बेकार हो। प्रॉब्लम यह है आपने डेप्थ नहीं क्रिएट की। और इसलिए जब एक प्रॉब्लम आपके सामने आई, जब बिजनेस करते करते आप एक रोड ब्लॉक आ गया आपके सामने, तो आप उस रोड ब्लॉक को पार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने डेप्थ तो बिल्ड ही नहीं की। इसलिए आप उस आने वाली प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस नहीं ढूंढ पाओगे। तो सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2, डेप्थ किसकी बिल्ड करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस,
कि मार्केट में आज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। मान लेते हैं कि आप नया साबुन बनाना चाहते हो, नहाने का साबुन या कपड़े धोने का साबुन बनाना चाहते हो, आप इसका काम करना चाहते हो, इसका बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, या आप शहद बनाना चाहते हो, या आप मेरी तरह एजुकेशन में आना चाहते हो, जो भी आपकी मर्जी। अब अगर आपको यह नहीं पता कि आज ये प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं अपने कस्टमर के लिए, आज ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं, कौन से सॉल्यूशंस हैं मार्केट में, तो आप कभी डेप्थ बिल्ड कर ही नहीं पाओगे। आप सिर्फ अपनी धुन में खोए रहोगे और बोलोगे अरे नहीं नहीं, जो मैं बना रहा हूं वही सही है यार, मुझे लगता है यही सही है। एंड यू विल ओनली एंड अप क्रिएटिंग समथिंग दैट द कस्टमर माइट नॉट इवन वांट। मतलब आप कुछ ऐसा बना दोगे जो कस्टमर को शायद चाहिए ही ना हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, इसीलिए आप फेल हो जाओगे। अगर आपने कुछ बनाने से पहले, कोई प्रोडक्ट बनाने से पहले, अपने समय और अपना पैसे के इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आपने डेप्थ बिल्ड की होती कि यार मार्केट में कौन से सॉल्यूशंस एग्जिस्टिंग है, उनमें ऐसा क्या है जो मेरे कस्टमर को नहीं मिल पा रहा, अगर वो सोचा होता तो आगे बढ़ जाते, है ना। चलिए, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी डेप्थ बिल्ड करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है, मैंने पूरा एक चैप्टर डिजाइन किया हुआ है इस पर, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स ये नहीं समझते ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ते, बढ़ ही नहीं सकते, इंपॉसिबल है ये। आपके पास अगर कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यू विल नेवर ग्रो। मेरी बात समझ जाइए। बहुत सारे लोगों से जब पूछा जाए आपका कस्टमर कौन है, अरे सारे मेरे कस्टमर है भाई, मैं राशन की दुकान चलाता हूं सर, सारे एक परिवार में माता पिता बेटा बेटी दादा दादी ताऊ चाचा भांजा मामी सारे मेरे कस्टमर है सर। नहीं है। कस्टमर जो होता है ना वो बहुत स्पेसिफिक होता है। जिस बिजनेस को अपने कस्टमर की एकदम स्पेसिफिक समझ होती है ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, जिसको नहीं होती नहीं बढ़ पाता। कभी एप्पल को डिस्काउंट देते हुए देखे, ये सोचकर कि यार मेरी मार्केट एक्सपैंड करनी है, मेरे को तो मैं डिस्काउंट दे दूं, मैं अपना 1.5 लाख रुपए का फोन ना, दिवाली आ रही है तो मैं 1.5 लाख रुपए का फोन पे एकदम 20-30% डिस्काउंट दे दूं, नहीं देता एप्पल। एप्पल अपने बहुत पुराने मॉडल्स पे शायद कभी एक्सचेंज ऑफर चलाता है, वरना नहीं देता, क्योंकि एप्पल को अपने कस्टमर की समझ बहुत स्ट्रांग है। नाइकी सस्ती दुकानों पे अपना जूता बेचता है नहीं, नाइकी को पता है यार मेरा ये 30-35 हज़ार का जूता है, एक ही स्पेसिफिक कस्टमर सेट इसको खरीदेगा। और नाइकी सिर्फ अपनी मार्केट एक्सपैंड करने के लिए कोई 500 या 800 रुपए के जूते नहीं निकाल देता, वो कहता है भाई ऐसा है कि मेरा दिस इज द वैल्यू दैट आई हैव क्रिएटेड इन द मार्केट, राइट। तो मतलब मैं अगर 30-35 हज़ार 40 हज़ार 50 हज़ार या 2 हज़ार 10 हज़ार व्हाटएवर प्राइस रेंज के मैं जूते निकाल रहा हूं, आई विल ऑलवेज स्टिक टू दैट। आई अंडरस्टैंड माई कस्टमर रियली वेल। ठीक उसी तरीके से बाकी सारी कंपनीज भी अपने अपने कस्टमर को जानती हैं। क्या आप जानते हैं? इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए। फिर आपको डेप्थ बिल्ड करनी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट साइज की। भाई जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी मार्केट साइज कितनी बड़ी है, मार्केट साइज आप कैसे नापेंगे, वो सब कुछ। बाय द वे इसको नापने का कोई तरीका नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग एक शब्द यूज करते हैं टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ये ना एक बहुत उड़ती उड़ती फिगर होती है और इसलिए मैंने टैम की बात ही नहीं की इस कोर्स में। बहुत सारे लोग कहते हैं सर फंड रेजिंग के टाइम हमें टैम लिखना पड़ता है, इन्वेस्टर चाहता है टैम बताओ। भाई टैम ना हवाई फिगर होती है। आज मैं बोल दूं कि आपको मान लीजिए ऐसा एक प्रोडक्ट बनाना है जिससे लोग सिगरेट पीना छोड़ दें। अब आपका टैम कौन है? सिगरेट पीने वाले सारे लोग आपका टैम है। लेकिन क्या आप सारे के सारे लोगों तक पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे यार। आप पहले 1 साल में एक छोटी सी जगह पर कन्फाइंड रहोगे, धीरे 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 बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप ये बोल दो मेरा टैम है 10 करोड़ लोग, तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि मैं 10 करोड़ लोगों तक कैसे पहुंचूं। अरे 10 करोड़ की जगह पहले 1000 तक तो पहुंचो, पहले 5000 तक तो पहुंचो, पहले 50,000 तक तो पहुंचो, उसके बाद समझ आएगी ना आपको बात कि 10 करोड़ तक कैसे पहुंचना है। इसलिए मैं टाइम में ज्यादा विश्वास नहीं रखता। इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं रखते, दैट्स द रियलिटी। और तभी जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, जब उनको अच्छी स्टार्टअप या अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं, अच्छी टीम्स मिल जाती हैं, दे इन्वेस्ट, दे अंडरस्टैंड क्या ये टाइम्स अपने आप सामने क्लियर होगा थोड़े समय में जाके, राइट। 5वीं चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सप्लाई चेन। देखो भाई किसी भी बिजनेस के लिए सप्लाई चेन जरूरी होती है, मेरे बिजनेस के लिए भी। आज मेरा ये कंटेंट आप देख पा रहे हो, मेरा एक कोर्स आप देख पा रहे हो अपनी मोबाइल ऐप में, MBA प्लस की मोबाइल ऐप में। तो हमने सप्लाई चेन बिल्ड की ना, पहले हमने मोबाइल ऐप बिल्ड की, उसके अंदर फिर कंटेंट क्रिएट किया, तो ये सप्लाई चेन है। हो सकता है आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो तो सप्लाई चेन होगी, हो सकता है आपको भारत से प्रोडक्ट बाहर भेजना हो या बाहर से कुछ इंपोर्ट करवाना हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक सप्लाई चेन ऑलरेडी बनी हुई है। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, कि भाई मेरा प्रोडक्ट कैसे जाता है, कितने दिन में कस्टमर के पास पहुंचेगा, अगर मेरा प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो कस्टमर को पेमेंट कैसे जाएगी, वो प्रोडक्ट रिटर्न कैसे आएगा, फिर शिपिंग पे मेरा कितना कॉस्ट होगा, एवरीथिंग। वो सप्लाई चेन की एक स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने वो स्ट्रांग डेप्थ नहीं बिल्ड की, बिजनेस मत करना। पहले ये डेप्थ बिल्ड करो, पहले डेप्थ बिल्ड करो।
हमेशा आपको बोल रहा हूं पहले डेप्थ बिल्ड करो, तभी नुकसान कम होगा। डेप्थ बिल्ड नहीं करोगे तो नुकसान पक्का होगा। छठी इंपॉर्टेंट चीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कस्टमर तक कैसे पहुंचोगे। डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कस्टमर मार्केट में फैला हुआ है, आप उस तक कैसे पहुंचोगे। अब आपको बात समझ आएगी, क्योंकि कस्टमर मार्केट में फैला हुआ है इसलिए अपने कस्टमर को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, वरना वो तो फैला हुआ है तो आप कितना फैलोगे भाई, कितने कस्टमर्स तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे। दुनिया भर में कस्टमर्स हैं ऐसे तो फिर। इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन योर कस्टमर, टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर इन इट्स एंटायरिटी, इन इट्स डेप्थ। गॉट द पॉइंट, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक बार फिर आपको समझा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बड़ा आसान है कि आप अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विस को अपने कस्टमर तक कैसे लेकर जाएंगे, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, कितना आपका कॉस्ट है, किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जब आप छोटी कंपनी है तब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स ज़्यादा अच्छे हैं, या जब आप बड़ी कंपनी हो जाओगे तब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ज़्यादा अच्छे होंगे। ये बड़े अच्छे से समझाया गया इस पूरे के पूरे कोर्स में, आने वाले चैप्टर्स में आपको समझ आ जाएगी बात। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपको ये देखना है और एक डेप्थ बिल्ड करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ केपेक्स फॉर 24 मंथ्स। केपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मान लीजिए आपको फैक्ट्री लगानी है, आपको कोई मशीन खरीदनी है, आपको कोई भी ऐसी चीज़ लेनी है जो एक फिजिकल एसेट है, आपको टेक्नोलॉजी लेनी है, आप कंप्यूटर्स बना रहे हैं, आपको एक नया हार्डवेयर बिल्ड करना है, या आप मान लीजिए एक नई मशीन बना रहे हैं जो हर गाड़ी में फिट हो जाएगी, जिसमें कि आपको जिससे कि गाड़ी का एयर पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। कुछ भी अगर आप ऐसा बना रहे हैं, कोई भी स्पेशली हार्डवेयर अगर आप बना रहे हैं, तो आपको केपेक्स तो पहले ही समझ जाना होगा। सॉफ्टवेयर भी अगर आप बना रहे हैं तो भी केपेक्स है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अपफ्रंट है। तो आपको पहले यह समझना होगा कि भाई मेरा केपेक्स कितना है पहले 24 महीने का। अब आप ये कैसे समझोगे, ये समझा दूंगा आपको इस कोर्स के अंदर। ये बड़ा आसान होता है। जितनी भी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं मार्केट में, आपको उनसे समझना होगा। अगर आप उनको कंपटीशन देखते रहोगे ना तो काम नहीं बनेगा। आपको देखना होगा, आपको लर्न करना होगा एज ए लर्नर कि समझो तो इन लोगों से इनका केपेक्स कितना था पहले 24 महीने का। ये क्यों जरूरी है, ताकि आपको ये तो पता हो आपकी जेब में इतने पैसे हैं भी ये बिजनेस को करने के या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं आप जोश में शुरू कर रहे हो और 12 महीने के अंदर धक्के खा के वापस बैक टू स्क्वायर वन, वो कहते हैं ना ग्राउंड जीरो पे वापस आ गए हम, लौट के बुद्धू घर को आए। वो क्यों होगा, अरे वो इसलिए होगा क्योंकि जब पारितोष सर आपको समझा रहे थे कि आपको केपेक्स 24 महीने का कितना है, अगेन बाय द वे केपेक्स का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जैक्ट फिगर कि यार किसी ने 1 करोड़ रुपए खर्च किया था बिजनेस करने में, मेरे को एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। आपको एक लार्जर फिगर मिल जाए कि यार इनका केपेक्स 50 लाख रुपए का था, तो आपको कम से कम ये तो पता होगा कि 50 लाख रुपए की मुझे जरूरत होगी, मुझे इंतजाम करना होगा इस पैसे का, या मेरे पास है ये पैसा। तो कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस बिल्ड करोगे ना, एक साल में फेल नहीं होगे। 8वीं इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओपेक्स। ओपेक्स का मतलब होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, बिजनेस चलाने का दिन ब दिन का खर्चा, डेली का खर्चा जो होता है आपका। इसमें सब कुछ आता है, बिजली पानी का खर्चा, बाकी सारे बिजनेस चलाने के खर्चे, आपकी एम्प्लॉयज की सैलरी, सब कुछ। ओपेक्स इज एवरीथिंग, राइट। अब ओपेक्स कितना लगता है, अगर आपको ये नहीं पता तो क्या है, और या फिर क्या होगा कि आपने बिजनेस तो शुरू कर लिया, आपने एकदम जोश में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पास ओपेक्स की फिगर नहीं थी ना, तो आपके पास जितना बजट था, जितना पैसा आपके पास था, वो जल्दी खत्म हो गया। अब जैसे ही पैसा जल्दी खत्म हो गया, आपकी टेंशन बढ़ गई कि यार पैसा तो खत्म हो गया, अब मैं प्रोडक्ट कैसे बनाऊं, अब मैं सर्विस कैसे बनाऊं, अब इसको मार्केट में लेकर कैसे आऊं, इसको लॉन्च कैसे करूं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं, कस्टमर का फीडबैक कैसे लूं। मैं तो मारा गया, फंस गया मैं तो। पारितोष सर ने बोला भी था, मैंने उनकी बात मानी नहीं, मैं तो फंस गया यार। इसलिए ओपेक्स की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ओपेक्स कहां से समझोगे, बहुत आसान है भाई, ये भी मैंने समझाया है इस कोर्स के अंदर, लेकिन आपको अभी क्विकली समझा देता हूं। ओपेक्स किसी भी कंपनी का समझना हो तो उस कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ बैठ जाओ। भाई लोग, आपको क्या लगता है कितना खर्चा है। जैसे मुझे अगर कभी ऐसा कुछ करना हो, मैं किसी भी कंपनी के CFO से या उनके सीनियर लीडर्स को लंच पे लेके जाऊंगा, लेके भी जाता हूं लंच या डिनर पे, और उनसे पूछूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर ऑपरेशनल और रनिंग एक्सपेंडिचर्स है, मुझे जरा समझाओ, मुझे जरा ये कागज पे ब्रेक डाउन करके बताओ हर महीने का। और ऐसा भी होता है किसी महीने में बहुत ज्यादा बढ़ जाता हो, जैसे ई-कॉमर्स वेंचर है, दिवाली का महीना आ गया तो बहुत ज्यादा ओपेक्स सडनली बढ़ जाएगा यार, आपको नए लोगों को हायर करना होगा, सप्लाई चेन बहुत एकदम स्ट्रेच हो जाएगी, आप बिग बिलियन डे सेल्स लगा रहे हो वगैरह वगैरह। तो समझाओ मुझे। अब जैसे ही मैं समझूंगा मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, फिर मुझे पता होगा मुझे ये स्टेप लेना या नहीं लेना, या कुछ और करना है। देखा आपने हमारी चेकलिस्ट कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, एक एक कदम पर हम आपको बचाते जा रहे हैं। नंबर 9,
ये होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। इसको हम कहते हैं पीटीएमटी, एमबीए प्लस की भाषा में। पीटीएमटी का मतलब होता है पीपल, टाइम, मनी और टेक्नोलॉजी। पीटीएमटी, लोग, समय, पैसा और टेक्नोलॉजी, ये रिसोर्सेज होती हैं। रिसोर्स का मतलब क्या है भाई? कौन सी चीजें जरूरी हैं, क्या आपको चीजें चाहिए ताकि आप एक्चुअली कोई चीज क्रिएट कर पाओ। भाई बिजनेस करने के लिए, कोई भी XYZ बिजनेस करने के लिए आपको ये 4 ही रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। पीटीएमटी, सिंपल है, पीटीएमटी। कोई भी बिजनेस करना हो, आज मुकेश अंबानी भाई साहब को भी पीटीएमटी चाहिए, आपको भी, मुझे भी, हम सबको पीटीएमटी चाहिए। अब जरूरी चीज यह है कि आपके पास कितनी डेप्थ है इस बात की कि जो बिजनेस आप करने की सोच रहे हैं, क्या आपके पास वो बिजनेस करने के लिए पीपल हैं, लोग हैं, मनी है, पैसा है, टाइम है, टेक्नोलॉजी है? और अगर है तो कैसे लेवरेज करेंगे इसको? मैंने लेवरेज भी समझाया है इस कोर्स में, डोंट वरी। कैसे लेवरेज करेंगे आप इन सारे रिसोर्सेज को? और अगर ये रिसोर्सेज नहीं है तो कैसे बिल्ड करोगे भाई? आपको ये पहले ही सोचना होगा, अदरवाइज वही बात होगी। पीटीएमटी, रिसोर्सेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनकी डेप्थ बिल्ड करो। कैसे करोगे? लोगों से पूछो कि भाई तुम ये वाला बिजनेस कर रहे हो, आपको कितने पीपल की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे? आपने पहले लोग कैसे हायर किए? पैसा कहां से आया? टेक्नोलॉजी कौन कौन सी बिल्ड की है या कौन सी आपने इंप्लीमेंट की है? थर्ड पार्टी टूल्स कौन से यूज करते हो आप? फिर टाइम, भाई कितना समय लगता है एक चीज से दूसरी चीज तक पहुंचने में? कितना समय लगता है क्रिएशन में? कितना इन्वेंट्री चर्न साइकिल कितनी है हमारी? पैसा कितनी जल्दी आता है, कितनी देर से आता है? क्रेडिट साइकिल कितना है? आपको बैंक से लोन कितना लेना पड़ता है? वर्किंग कैपिटल कहां कहां अटक जाता है? कहां हमारे क्रेडिटर्स हमें पैसा नहीं देते? कितना पैसा मार्केट में फंस जाता है? बहुत सारी चीजें आपको पूछनी होंगी, और पूछो। और हो सकता है आपके दिल में अभी आ रहा हो, पारी तो सर क्यों कोई इंसान हमें ये सारी डिटेल्स देगा? अरे बहुत सारे लोग आपको ये डिटेल्स देते हैं। जब आप लोगों से दोस्ती बिल्ड करते हैं, रिश्ते बिल्ड करते हैं ना, तब लोग आपके साथ बैठते हैं, आपको समझाते हैं। आप उनके मेंटी बन जाओ, उनको अपना मेंटोर बनाओ और फिर धीरे धीरे अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। 10वीं चीज है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंसेस। ये बहुत जरूरी होता है। देखो, कोई भी बिजनेस करना हो, आपको रेस्टोरेंट चलाना हो, आपको मेरी तरह एडटेक बिजनेस करना हो, एजुकेशन का बिजनेस करना हो, आपको हेल्थ केयर में जाना हो, मैंने कहा ना, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा, एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट, कोई भी आपको बिजनेस करना हो, एक चीज समझ आइए, हर बिजनेस की लीगल, रेगुलेटरी, कंप्लायंसेस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मान लीजिए आपको एक फिनटेक कंपनी खोलनी है। अब फिनटेक कंपनी चलाने के लिए आपको आरबीआई के रूल्स तो मानने पड़ेंगे ना, आप मना तो नहीं कर सकते। इनको हम क्या कहते हैं? रेगुलेटरी एंड लीगल कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस का मतलब होता है वो सारी चीजें जो आपको कंप्लायंट होना होगा। क्यों जरूरी होता है ये? आपको एक एग्जांपल देता हूं। कल को आपको क्या लगता है, आपको आज सपना आया कि यार मुझे ना डायबिटीज की दवाई बनानी है। आप कल को जाओगे, डायबिटीज की दवाई बनाओगे और मार्केट में लॉन्च कर दोगे? ऐसा हो सकता है कभी? कभी भी ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए कंप्लायंसेस जरूरी हैं। ऐसे तो फिर कल को कोई भी कुछ भी कर देगा। और कंप्लायंसेस इसलिए रखे जाते हैं ताकि सरकार ने जो स्टैंडर्ड्स रखे हैं आप उनसे कंप्लायंट हो, ताकि कस्टमर को जो चीज मिले वो सही चीज मिले। हाँ, बहुत सारे लोग जुगाड़ करते हैं इधर उधर, वो चीज अच्छी नहीं है। कंप्लायंट आज नहीं रहोगे ना तो आगे जाके धक्का खाओगे, टैक्स के नोटिस आएंगे आपके पास। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे और नोटिस आएंगे, धंधे के धंधे बंद हो सकते हैं। इसलिए कंप्लायंट होना बहुत क्रिटिकल है। कंप्लायंट कैसे होगे समझाया है, लेकिन क्विकली आपको समझा देता हूं। कंप्लायंस हमेशा करवाओ एक्सटर्नल एजेंसी से। आपको अपनी टैक्स की कंप्लायंस करानी है, एक अच्छी सीए फर्म हायर करो। आपको लीगल कंप्लायंस करवानी है, एक अच्छे लॉयर हायर करो। आपको कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लायंस करवानी है, आप आईपी लॉयर हायर करो। तो प्रोफेशनल्स को हायर करो जो ये बात समझते हैं। हर काम खुद नहीं करना, हर काम को जुगाड़ की तरह नहीं लेके चलना आपको। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आप सोच रहे हो कि पारी तो सर मतलब ये इतने सारे पार्ट सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 के थे? जी हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन 3 पे। एमबीए प्लस का हर एक कोर्स बहुत डेप्थ का होता है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन 3, डू यू हैव 24 मंथ्स ऑफ फैमिली सर्वाइवल? हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए रेडी कैसे हो। तो अब तीसरा सवाल आपके लिए चेकलिस्ट का ये है कि भाई क्या आपके पास 24 महीने का अपने परिवार का फाइनेंशियल सर्वाइवल है? मतलब आज आप अपनी नौकरी छोड़ के, जो भी आप काम कर रहे हो वो छोड़ के आप धंधे में लग जाओ, अपना बिजनेस खुद का चालू कर लो, तो क्या बैंक में इतना पैसा है कि 24 महीने तक यानी 2 साल तक आप अपने परिवार को चला लोगे? मान लो अगर आपको इनकम नहीं आती है, छोटी मोटी इनकम आती है, कम इनकम आती है, तो क्या बैंक में इतना पैसा है? 24 महीने, 2 साल कह रहा हूं, इतना पैसा है? अगर नहीं है तो पहले वो इकट्ठा कर लो। एटलीस्ट 18 महीने का तो करना ही करना है, 1.5 साल का तो करना ही करना है। क्योंकि होता क्या है भाई, अगर आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं होती ना,
तो बहुत टेंशन हो जाती है दिमाग में। फिर आप जुगाड़ करोगे, कहीं ना कहीं से रेवेन्यू लाना शुरू करोगे, प्रोडक्ट पे से आपको ध्यान हट जाएगा, सर्विसेज से ध्यान हट जाएगा, बहुत धक्के खाओगे और फिर बिजनेस खत्म होने की कगार पे आ जाएगा। इट विल नॉट वर्क। और इसलिए 24 महीने का सर्वाइवल जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव इन द सेम और द सिमिलर डोमेन? यानी जो भी आप बिजनेस करने की बात कर रहे हो, जो भी आपको साबुन बनाना है, तेल बनाना है, कंघी बनानी है, आपको मेरी तरह एजुकेशन बिल्ड करनी है, आपको कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है, आप ड्रोन्स बनाना चाहते हो, आप सिक्योरिटी कंपनी खोलना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, आपके पास उस पर्टिकुलर डोमेन का या सिमिलर डोमेन्स का, या तो उस पर्टिकुलर डोमेन का या सिमिलर डोमेन्स का कितने सालों का एक्सपीरियंस है? या आप सिर्फ जोश में काम कर रहे हो कि यार मुझे लगता है ऐसी मार्केट अवेलेबल है, साइबर सिक्योरिटी की बड़ी मार्केट होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बड़ी मार्केट होने वाली है, तो भाई मैं कर लेता हूं। आप जोश में लग गए। किसी ने आपको बोल दिया भाई पानी का धंधा बहुत बढ़िया है, 2 रुपए में पानी की बोतल पैक हो जाती है, पैकेज्ड वाटर, और 20 रुपए में बिकती है, क्या बढ़िया धंधा है यार। लेकिन आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, सप्लाई चेन कैसी उसकी होती है, तो आप कैसे करोगे ये बिजनेस? जोश में आके पहला स्टेप ले लेना इज ऑलवेज द रॉन्ग थिंग। हमेशा ध्यान रखिए, बिजनेस करने के लिए इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले वो डेप्थ बिल्ड करें। और इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, कितने सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास? अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो भाई या तो खुद एक्सपीरियंस गेन करो या अपने साथ कोई को फाउंडर ले आओ जिसके पास उतना डेप्थ का एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आपको क्या लगता है, आज मैं MBA प्लस में आपको पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही कुछ भी पढ़ा रहा हूं? मतलब कोई किताबें होती है मेरे पास जिनसे मैं कॉपी करके कंटेंट बनाता हूं, या यूट्यूब वीडियो से जैसे बहुत सारे लोग करते हैं? नहीं, ये 15 साल का एक्सपीरियंस है। और फिर इतने हजारों सालों का एक्सपीरियंस जब मैं लोगों के साथ बैठकर कंटेंट क्यूरेट करता हूं जो उनका आता है, दैट इज द एक्सपीरियंस दैट इज गिवन टू यू। ऐसे हम गेम चेंज करते हैं, ऐसे ही आपको भी करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल? देखो भाई, बिजनेस करने के लिए ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत क्रिटिकल होता है। अपने अंदर का कॉन्फिडेंस, मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं ये काम करने के लिए। कल को कोई मुझे एरी गैरी बात सुनाएगा, कोई मुझे टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलेगा, रिश्तेदार बोलेंगे अरे कहा था ना तुझे नौकरी कर ले, माता पिता बोलेंगे तुझे कहा ही था नौकरी कर ले, तेरे बस की बात ही नहीं है। मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, मैं कितना विश्वास करता हूं कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं, मैं जेन्युइनली कितना एक्साइटेड हूं ये काम करने के लिए। आपको ये बात सोचनी होगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट एंड वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। 0 से 10 के बीच में अपने आप को नंबर दीजिए कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आज इस बिजनेस को लेकर, इस आइडिया को लेकर कितना ज्यादा है, एंड बी वेरी ऑनेस्ट। यहां पे आप जबरदस्ती अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए 10 नंबर दोगे या 9 नंबर दोगे ना, आप कल को मारे जाओगे, वही होगा लौट के बुद्धू घर के। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ गुड आर यू एट कम्युनिकेटिंग विद एनीबॉडी? ये बहुत जरूरी है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी स्ट्रांग है? देखो भाई, बिजनेस शुरू करना एक बात होती है, लेकिन कस्टमर्स के साथ बात कर पाना, कस्टमर्स को इंस्पायर कर पाना, कस्टमर्स को समझा पाना, इन्वेस्टर्स को समझा पाना, एम्प्लॉयज को समझा पाना, दुनिया भर को समझा पाना कि आपसे क्यों खरीदे कोई सामान, क्यों आप इतने अच्छे हैं, क्यों आप एक गेम चेंजिंग इंसान है, क्यों आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, क्यों आपकी सर्विसेज वर्ल्ड क्लास है, क्यों आपका सोल्यूशन इतना ज्यादा अच्छा है कस्टमर के लिए। क्या आप समझा सकते हैं कस्टमर को? क्या आपकी आत्मा से आवाज निकलती है? क्या आप जेन्युइनली एक सॉलिड कम्युनिकेटर हैं? अगर नहीं तो करना होगा, बनना होगा। और बाय द वे, कम्युनिकेशन के लिए आपको अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन तो अंदर से आनी चाहिए। एक खान सर है पटना बिहार वाले, वो अपनी भाषा में कम्युनिकेटर स्ट्रांग है भाई। कोई हिंदी भाषा का कम्युनिकेटर स्ट्रांग है जैसे मैं हूं, कोई अंग्रेजी का कम्युनिकेटर स्ट्रांग है, हो सकता है आप मैथिली भाषा के बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेटर हो, आप महाराष्ट्रियन भाषा के बड़े स्ट्रांग कम्युनिकेटर हो, आप किसी और भाषा के बड़े स्ट्रांग कम्युनिकेटर हो, आप गुजराती बड़ी अच्छी बोलते हो, तो भाई उसी भाषा में कम्युनिकेट करो कस्टमर से। जहां ट्रांसलेट करना होगा, बहुत टूल्स हैं, बहुत लोग हैं जो आपकी मदद कर देंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन यू हैव टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। अपने आप को 0 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। क्या आप कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने कस्टमर के साथ? क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वेल डू यू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एंड टूल्स? 0 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। ERP, CRM, बिजनेस को बढ़ाने की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, डिजिटल टूल्स जो हैं आज दुनिया के, आप कितने अच्छे से उन्हें जानते हैं? कैसे ऑनलाइन बैंकिंग यूज की जाती है, किस तरीके से नई नई मशीन्स यूज हो सकती हैं, कौन सी मशीन के कारण आप अपने कंपनी में प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, किसके कारण आप समय और कम हो सकता है, कस्टमर के पास मेरा प्रोडक्ट और जल्दी पहुंच सकता है, कैसे मैं अपने एम्प्लॉइज की अटेंडेंस को ट्रैक करूं, कैसे मैं इंश्योर करूं कि मेरे एम्प्लॉइज को सैलरी एकदम समय पे मिल जाए, सब कुछ ऑटोमेट हो जाए, मेरे सिर्फ साइन की जरूरत हो वो भी ना हो, सब कुछ ऑटोमेट हो जाए।
आपको कितनी स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग है इन सब चीजों की? क्या आप अपनी कंपनी का एक ग्रोथ डैशबोर्ड देखते हैं हर महीने? क्या वो ऑटोमेटिकली बनता रहता है? अगर नहीं बन रहा हर रोज एक ग्रोथ डैशबोर्ड तो प्रॉब्लम है फिर। और ये सिर्फ कंपनी ओनर्स के लिए नहीं है। अगर आप ज्वेलरी की दुकान चला रहे हैं, आप राशन की दुकान चला रहे हैं, आप कपड़ों की दुकान चला रहे हैं, आप कोई छोटी मोटी दुकान भी चला रहे हैं तो भी जरूरी है, आप रेडी लगाते हैं तो भी जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या आपकी टेक्नोलॉजी और टूल्स की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है या नहीं? 0 से 10 के बीच में अपने आपको नंबर दीजिए। अगर 9 और 10 नंबर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम है तो सीखो 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 और सीखो। क्योंकि ऑटोमेशन से ही आपके बिजनेस का कॉस्ट कम होगा, ऑटोमेशन से ही आपका बिजनेस स्केल होगा। स्केल यानी बढ़ेगा, कम कॉस्ट में बिजनेस बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। चैप्टर नंबर 1 का अब 8वां क्वेश्चन, आर यू इन्वॉल्व इन एनी कम्युनिटी वर्क? समझाता हूं आपको, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो भाई, जब जब आप अपना बिजनेस करना शुरू करोगे आपको कस्टमर्स चाहिए होंगे। बिजनेस क्या होता है? कस्टमर का आना जाना ही तो होता है। जब कस्टमर बिजनेस में आएगा, वो पैसा देगा, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। सच्चाई है ना? लेकिन पहले पहले दिन में क्यों कोई आपके पास आएगा? पहले दिन में कस्टमर क्यों आपसे जुड़ेगा? आप कौन हो भाई? आप कोई बहुत बड़े मूवी स्टार, फिल्म स्टार, क्रिकेटर तो हो नहीं कि सडनली आप आवाज दोगे और लाखों लोग आ जाएंगे आपके साथ जुड़ने। नहीं आएंगे। इसीलिए बिजनेस शुरू करने से पहले क्या आपने आज तक अपने जीवन में कोई कम्युनिटी वर्क किया है? कोई कम्युनिटी की सेवा करी है? क्यों? क्योंकि जब आप सेवा करना शुरू करते हो, कम्युनिटी वर्क करते हो, लोकली आपका नाम होता है, संगत से विश्वास बनता है, संगत से ट्रस्ट बनता है, आसपास के लोग आपके बारे में अच्छा बोलना शुरू करते हैं। जैसे सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप अपने घर के पास वाले मंदिर में, या आप किसी हॉस्पिटल में, या आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाते हैं, फ्री में सेवा करते हैं, तो आपका नाम होना शुरू हो जाएगा। अरे पारितोष लड़का बड़ा अच्छा है, अरे ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ये लड़का बड़ा अच्छा काम करेगा आगे जाके। तो एक दिन जब आप अपना बिजनेस शुरू करोगे ना, ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर आपके बारे में एक स्ट्रांग परसेप्शन होगा। लोग जेन्युइनली आपसे जुड़ना चाहेंगे। वो बोलेंगे हाँ चल कोई नहीं, इसको आगे बढ़ाने के लिए एक बार ट्राई तो करते हैं, ये जो काम कर रहे हैं इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसने इतना सपोर्ट किया है। तो बिजनेस शुरू करने से काफी पहले एक संगत बनानी शुरू करो, सेवा करनी शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ फोकस्ड एंड कमिटेड आर यू? 0 से 10 के बीच में अपने आपको नंबर दीजिए। मैंने 2 शब्द लिखे हैं, फोकस्ड एंड कमिटेड, दोनों अलग अलग शब्द हैं। सबसे पहले फोकस की बात करते हैं। फोकस का मतलब होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट तो नहीं कर जाती चीजें। जैसे मान लीजिए आज आपकी इंडस्ट्री में कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने अखबार खोला और एक खबर आई कि आपके किसी कंपेटिटर ने $10 मिलियन रेस कर लिया वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर से। तो क्या आप अपना फोकस लूज कर देंगे? आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे? या फिर आप बहुत स्ट्रांग फोकस के साथ बोलेंगे अरे वाह दिस इज ब्रिलियंट यार, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये तो बहुत अच्छी खबर है, अब मैं भी, मतलब मेरे पास आज अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस इंडस्ट्री में इतना एक लार्ज स्केल का बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं। इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, ये तो एक ग्रेट वैलिडेशन है। तो फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज होती है कमिटमेंट। अभी कमिटमेंट क्या होती है? कमिटमेंट का मतलब होता है कि जब बुरा समय आएगा, जब टफ समय आएगा, मुश्किल समय आएगा आपके बिजनेस में, तो आप कितना टिके रहेंगे इस बिजनेस के साथ। कमिटमेंट आप करते हैं 2 लोगों को, अपने कस्टमर्स को और अपने एम्प्लॉइज को, बस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जब आप कमिटमेंट करते हैं अपने कस्टमर्स को और अपने एम्प्लॉइज को, तब एम्प्लॉइज और कस्टमर्स भी आपके लिए कमिटेड हो जाते हैं। और इसलिए कमिटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट ना आपकी हर चीज में दिखेगी, आपके सारे एक्शंस में, आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो, कितनी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, क्या आपकी प्राइसिंग है, कस्टमर को सर्विस कितनी देते हो। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर जाकर टीवी खरीदा। अब आपने नया टीवी तो खरीद लिया, 50-60 हज़ार रुपए का आपने नया टीवी खरीदा, आप घर पे लेकर आए, इंस्टॉल हो गया। तीसरे चौथे दिन टीवी में कुछ खराबी आनी शुरू हो गई, कुछ तो चैलेंज आ गया। स्मार्ट टीवी था, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा। अब आपने उस दुकान पर फोन किया और बोला भाई साहब जो आपसे मैं टीवी लेकर गया था ये 50,000 रुपए का, ये तो काम ही नहीं कर रहा, ये तो बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है यार। अब उस दुकान वाले ने बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं ना अगले 4-5 घंटे में आपके पास सर हमारा इंजीनियर आ जाएगा। अब 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, इंजीनियर नहीं आया, 8 घंटे हो गए, इंजीनियर नहीं आया। तो आप फ्रस्ट्रेट हो गए या नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। इसी को कहते हैं कमिटमेंट। अगर उस इंसान ने आपको 4-5 घंटे कहा था तो उसको 2 घंटे के अंदर अंदर इंजीनियर भेज देना चाहिए था, उससे आपका विश्वास बढ़ता। दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। तो बिजनेस के, और अभी आपको समझ आएगा क्यों मैंने कहा था पहले ओपेक्स जान लेना किसी भी बिजनेस का, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ये कमिटमेंट को बनाने का खर्चा होता है भाई। बिजनेस में हर चीज को करने का खर्चा है, एवरीथिंग। आज मैं आपके सामने शूट कर रहा हूं, आप मेरा कंटेंट मुझसे सीख रहे हो, ये क्लास कर रहे हो, ये भी तो खर्च है मेरे लिए।
इट्स एन एक्सपेंस। सो बिजनेस में जो भी काम करोगे वो एक एक्सपेंस है। अब आपको बात समझ आई मैंने क्यों कहा था ओपेक्स समझ लो, केपेक्स समझ लो, राइट? तो इस पे अपने आप को 0 से 10 के बीच में नंबर जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ क्यूरियस आर यू टू लर्न? ये बहुत क्रिटिकल है, ट्रस्ट मी। मुझे तो लगता है इसको मुझे पहला क्वेश्चन रखना चाहिए था। खैर, क्वेश्चन नंबर 10, आप कितने क्यूरियस हो नई चीजें सीखने के लिए? देखो, जो इंसान नई चीजें सीखते हैं ना, उसके पास एक बहुत अमेजिंग एडवांटेज होता है, अनफेयर एडवांटेज होता है कि जब भी बिजनेस में प्रॉब्लम आती है, जब भी कोई चैलेंज आता है ना, आप उसको उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हो। बाकी लोग क्या है, वो रन ऑफ द मिल सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, क्योंकि उनकी सोच और समझ उतनी होती है ना, उनकी दुनिया, उनका वर्ल्ड व्यू उतना है। आपकी दुनिया खुली हुई है, आप नई नई चीजें रोज सीखते जा रहे हैं, तो आपके दिमाग की जो वायरिंग है वो अलग है। आप अलग तरीके से देख रहे हैं प्रॉब्लम्स को, आप क्यूरियोसिटी से, क्रिएटिविटी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। और इसी कारण से जब प्रॉब्लम आएगी आप इनोवेशन कर पाओगे, आप का कस्टमर आपके साथ रहेगा। दूसरे इंसान के पास जब प्रॉब्लम आएगी वो धक्के खाएगा, वो रन ऑफ द मिल प्रॉब्लम्स ढूंढता रहेगा। और इसलिए बहुत सारे लोग जब अपना बिजनेस शुरू करते हैं, लोग कहते हैं अरे लाला जी हैं ये, और दूसरे लोगों को कहते हैं देखो स्टार्टअप फाउंडर है, स्टार्टअप फाउंडर। क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर इनोवेट करता है, दिमाग लगा के ग्रो करता है अपने बिजनेस को। लाला जी कहते हैं अरे जो चल रहा है चलने दो भाई, माल बिक रहा है, अपने गले में पैसा आ रहा है, बहुत है। दैट्स अ डिफरेंस। आपको लाला जी नहीं बनना है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अब वो जमाना रहा नहीं, अब वो समय बचा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज योर ईगो स्कोर? 0 से 10 के बीच में ऑनेस्टी के साथ अपने आप को बताइए आपकी ईगो स्कोर क्या है, आपकी ईगो कितनी हाई है। देखो भाई, अगर आपको बिजनेस करना है ना, तो अपनी ईगो एकदम नीचे खत्म कर दो, एकदम खत्म कर दो। हाथ जोड़ के सबसे सीखो, सबको बोलो जी मैं तो आपसे सीखने आया हूं, मेरे को तो कुछ नहीं आता। जैसे मैं कहता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं जी मैं तो सीखने आया हूं, मैं तो आप लोगों से सीख रहा हूं, मुझे सचमुच कुछ नहीं आता, बस जो थोड़ा बहुत आता है उसको मन से सिखा देता हूं, बाकी आपसे सीखने आया हूं। बिजनेस में ना ईगो हमेशा कम रखना। अगर आपकी बिजनेस में ईगो बहुत हाई रहेगी, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं बन पाएंगी, ना अपने पार्टनर से, ना डीलर से, ना कस्टमर से, ना इन्वेस्टर से, ना एम्प्लॉय से। और इसी कारण से आप कभी बिजनेस को ना स्ट्रेंथ के साथ नहीं कर पाओगे। मुश्किल समय में लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे, लोग कहेंगे अरे इसकी तो ये वही है ना जो सुना के गया था मेरे को, या उस टाइम बड़ी धौंस दिखा के गया था। लोग नहीं खड़े होंगे आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज योर एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग स्कोर? आप कैसे इंसान हैं? आप एनालिटिकल इंसान हैं? क्या आप डेटा समझ पाते हैं? क्या आप नंबर्स को देखकर कोई डिसीजन ले पाते हैं कि यार ये नंबर ऐसा कह रहे हैं? जैसे देखिए, डॉक्टर आपकी जब भी रिपोर्ट देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं भैया आपको ये बीमारी है, आपको ये वाली दवाई लेनी है, तो डॉक्टर ने क्या किया, नंबर देखा, एनालिटिकल दिमाग चलाया, बीमारी ढूंढी, उसकी दवाई दे दी। ठीक वैसे ही क्या आप एक डॉक्टर की तरह हैं? अगर आप कहते हैं कि नहीं पारितोष जी हमको तो नंबर बड़े बुरे लगते हैं, सर नंबर तो एक ही समझ आता है, रेवेन्यू का नंबर, बैंक में कितना पैसा है सर, बस वही समझ आते हैं और अपने कुछ समझ नहीं आता, तो सर फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको खुद ये स्ट्रेंथ बिल्ड करनी होगी, स्किल बिल्ड करनी होगी। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो हायर कर लीजिए किसी अच्छे इंसान को, क्योंकि ये स्ट्रेंथ और स्किल सबसे क्रिटिकल है। बिजनेस में आप तुक्के में डिसीजन नहीं ले सकते, आपको एनालिटिकल दिमाग के साथ डिसीजन लेने होंगे। दैट इज जस्ट द वे इट फंडामेंटली वर्क्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज योर प्रेप स्कोर? प्रेप का मतलब होता है प्रेपरेशन, तैयारी, रेडीनेस। आपकी तैयारी कितनी है? सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी जब पिच पे जाते हैं, ऐसे ही उठ के नींद खुली और कपड़े वपड़े चेंज किए, एकदम लोग चिल्ला रहे हैं उनका नाम, हजारों लोग, वो पिच पे चले गए? नहीं, हजारों घंटे की प्रिपरेशन। मैं जब ये कोर्स बनाता हूं, न जाने कितने कितने घंटों की रिसर्च और प्रिपरेशन के बाद ये शूट होती है। ये इतनी फ्लॉलेस शूट ऐसे नहीं हो जाती। आपको क्या लगता है बस पारितोष सर बैठते होंगे एक दिन, बस सुबह सुबह नींद खुली और धड़ाधड़ चालू? नहीं भाई, न जाने कितने घंटों की, मतलब 100 घंटे की प्रिपरेशन जाती है कि कोर्स के पीछे। उस प्रिपरेशन के बाद आपके पास ये आ पाता है। तो प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं जोश में बिजनेस करना है, प्रिपरेशन में समय लगाते नहीं। उनको लगता है प्रिपरेशन में जो समय लगा रहे हैं यार वो वेस्ट है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं प्रिपेयर ही करता जा रहा हूं। और प्रिपेयर करने के बाद अगर मैं फेल हो गया तो, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में होता है, इतने सारे लोग प्रिपेयर करते हैं लेकिन इतने कम लोग चुने जाते हैं। अब आपको एक बात बताऊं, ये कंप्लीटली गलत एग्जाम्पल था। बिजनेस ऐसा नहीं है भाई। बिजनेस में कोई आपको ये तो नहीं कह रहा ना कि 100 लोग प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो सिर्फ 10 लोग ही सिलेक्ट होंगे। अरे बिजनेस में तो कितने भी लोग सफल हो सकते हैं। 100 लोग प्रिपेयर करें, 100 के 100 सफल हो सकते हैं, कोई आपको रोक थोड़ा रहे। ये फर्क है यूपीएससी की प्रिपरेशन में और बिजनेस की प्रिपरेशन में, कि आपकी तैयारी अगर स्ट्रांग है, आप अगर सीख रहे हैं तो आप सफल तो पक्का होंगे। थोड़ा समय लग सकता है, कोई इंसान 2 साल में सफल हो जाएगा तो कोई 4 में सफल हो जाएगा, फर्क केवल इतना है, राइट। अब क्विकली रिवीजन कर लेते हैं
बिफोर वी एंड चैप्टर नंबर 1। तो रिवीजन क्या है? सबसे पहले हमने 13 पॉइंट की एक चेकलिस्ट समझी और दूसरे पॉइंट को बहुत एक्सपैंड किया टू अंडरस्टैंड आर वी रेडी फॉर बिजनेस और नॉट। क्या हम आज तैयार हैं या हमारी आज कितनी तैयारी है बिजनेस करने की? ये चेकलिस्ट